नमस्कार। बाअदब के साथ मैं अरुण अस्थाना। कोरोना हमारी छाती पर बैठा है। कोविड-19 से निजात पाने का कोई आसार नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में कई राज्यों ने अब फिर से लॉकडाउन शुरू कर दिया है। कर्नाटक, महाराष्ट्र में छोटे छोटे इलाकों में लॉकडाउन लागू किए जा रहे हैं। वेस्ट बंगाल में 7 दिन के लॉकडाउन की बात हो रही है। बिहार ने कह दिया है कि वो भी 10 तारीख से 16 तारीख तक लॉकडाउन करेगा। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन तो नहीं कहा जा रहा, पर 3 दिन के लिए एक सफाई मुहिम चलाने का जिक्र आया है। यानी हम एक बार फिर लॉकडाउन की शरण में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई और सूरत नज़र नहीं आती। इसी पे बात करेंगे हम आज, और इसके लिए हम देखेंगे ब्राज़ील की तरफ, जो हमसे कहीं ज़्यादा आगे है संक्रमण के मामले में और कई दूसरे मामलों में भी। अब देखिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा संक्रमित लोगों की संख्या अमेरिका में है, लगभग 30 लाख, और भारत में तीसरे नंबर पे है, लगभग 7 लाख, और इन दोनों के बीच में ब्राज़ील है। जबकि ब्राज़ील जो है उसकी आबादी भारत में एक राज्य, मान लीजिए उत्तर प्रदेश की आबादी से भी कम है। ब्राज़ील की कुल आबादी है 21 करोड़। भारत और ब्राज़ील काफ़ी कुछ एक जैसे देश हैं। हम दोनों देश ब्रिक्स में शामिल हैं। ब्रिक्स जो प्रगतिशील देशों का एक समूह है, जिसमें सारे देश जो है वो अभी डेवलप्ड नहीं हैं, डेवलपिंग हैं। ऐसे में हमें ब्राज़ील को देखना चाहिए ये जानने के लिए कि हम क्या ना करें। हमारे पुराने साथी शोभन सक्सेना ब्राज़ील में हैं, साओ पाउलो में रहते हैं, और काफ़ी दिनों तक वो भारत में टाइम्स ऑफ इंडिया में सीनियर पोजीशंस पे रहे हैं, संडे टाइम्स के एडिटर रहे हैं, द हिंदू से जुड़े रहे हैं। एक बातचीत करते हैं उनसे ये समझने के लिए कि ब्राज़ील में ऐसा क्या हुआ जो हम ना करें। तो शोभन, स्वागत है आपका आज के बाअदब में। तो सबसे पहले तो यही बताइए कि साहब वहाँ पे हाल क्या है? ब्राज़ील का हाल बुरा है। भारत तीसरे नंबर पर पहुँच गया है, ब्राज़ील दूसरे नंबर पर है। बोल्सोनारो साहब जो आपके प्रेसिडेंट हैं वो भी कोविड-19 से इन्फेक्टेड होते हैं। पहले तो अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मुझे आपने दावत दी बात करने के लिए, और मैं साओ पाउलो से बात कर रहा हूँ। भारत में बहुत खुशी की बात है। तो अभी हालात यहाँ पे अच्छे नहीं हैं। अगर आप, जैसे आपने कहा कि करीब 16-17 लाख केसेस यहाँ पे हो चुके हैं अभी तक कोविड-19 के, और कम से कम 65,000 मौतें हो चुकी हैं। और अभी पिछले 1 महीने से कम 30 से 40,000 के नए केसेस हर दिन हो रहे थे, और पिछले हफ्ते से वो संख्या बढ़ के करीब 45,000 से 50,000 के बीच में हो गई है। तो लेकिन अगर केवल संख्या की बात करें तो बहुत चिंता वाली बात है। संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और जिसको बोलते हैं कि, जो साइंटिस्ट बोलते हैं फ्लैटनिंग द कर्व, कि अगर आपको अपना जो कर्व है उसको नीचे लाना है, तो वो हालत अभी तक यहाँ पे बिल्कुल नहीं हुई है। वो कर्व जो है, लोग, हालांकि कुछ लोग मजाक में कहते हैं कि ब्राजील ने अपना कर्व जो है वो वर्टिकली फ्लैटन कर दिया है, मतलब कि वो सीधे बढ़ता ही जा रहा है। जो लोग इन्फेक्टेड हैं उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है, और मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है। और इस नंबर्स को देखते हुए लगता है कि शायद आने वाले महीनों में काफी ज्यादा मौतें हो सकती हैं। तो जैसा आपने कहा, हाल वहाँ पे ठीक नहीं है, और हाल यहाँ भी ठीक नहीं है। और जो दोनों देश हैं, चाहे ब्राज़ील हो चाहे भारत हो, ये दोनों जो है ये लगभग काफ़ी कुछ एक जैसे हैं। अगर लगभग ना कहा जाए फिर भी काफ़ी कुछ एक जैसे हैं। दोनों की डेमोग्राफीज काफ़ी मिलती जुलती हैं। इकोनॉमिक और सोशियो और डेवलपमेंटल इश्यूज हैं, वो ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, अगर बिल्कुल एक जैसे नहीं है तो। इसके बावजूद वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भारत से काफ़ी अलग भी हैं, क्योंकि थोड़ा विकासशील दोनों हैं, डेवलपिंग दोनों हैं, लेकिन वो थोड़ा सा उस कर्व में भारत के आगे है। तो इसके बावजूद वो वहाँ पे, और जनसंख्या कम है, आबादी भारत से कम है, इसके बावजूद वहाँ संभाला नहीं जा पा रहा है। तो पहले तो आप बताइए कि सहूलियतें क्या हैं जो बेहतर हैं,
और उसके बाद ये बताइए क्यों नहीं संभल रही चीजें? आपने ठीक कहा कि भारत और ब्राजील में काफी समानता है, लेकिन पहले मैं विभिन्नताओं की बात कर लूं कि अगर आप क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो भारत से करीब 2.5 गुना बड़ा है ब्राजील। आबादी के हिसाब से देखें तो यहाँ की आबादी 21 करोड़ है, मतलब कि उत्तर प्रदेश की हमारी जो आबादी है उसके बराबर है। दूसरा फर्क यह है कि ब्राजील में जो शहरी आबादी है वो बहुत ज्यादा है, करीब 80% लोग शहरों में रहते हैं और जो देहात या ग्रामीण इलाके हैं उसमें केवल 20% लोग रहते हैं। एक बहुत बड़ा फर्क जो मैं देख रहा हूं और वो इस वक्त बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि एक पेंडेमिक चल रहा है, कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसके मामले में ब्राजील काफी अच्छी स्थिति में है। और ये दुनिया का केवल एक विकासशील या कह सकते हैं जो इमर्जिंग बोलते हैं उभरते हुए देशों में से है कि जहां पे 100% फ्री एंड यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम है, जो उसके यहाँ बोलते हैं SUS और सूस। और जो इंग्लैंड की जो NHS नेशनल हेल्थ सर्विस है उससे इंस्पायर्ड होके 80 के दशक में इसको बनाया गया था। यहाँ पे ICUs की स्थिति बहुत अच्छी है, यहाँ पे वेंटिलेटर्स की स्थिति बहुत अच्छी है। मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ कि सौ पाउलो जो सबसे विकसित प्रदेश है यहाँ का, उसकी जनसंख्या करीब करीब 5 करोड़ के आसपास है। तो वहां पे जो वेंटिलेटर्स की संख्या है वो इटली से ज्यादा है। अगर पूरे ब्राजील में आप देखें तो ब्राजील में इंडिया से ज्यादा वेंटिलेटर्स हैं। ICU यूनिट्स की संख्या काफी यूरोपियन देशों से काफी बेहतर है। लेकिन इन सब सुविधाओं के होते हुए भी स्थिति यहाँ पे बहुत ही दर्दनाक है, भयानक है इस वक्त। यही और अगर सवाल ये शोभन की, ये सारी चीजें होते हुए इतनी अच्छी स्वास्थ्य सुविधा और जो लोगों तक सीधे मुहैया है, लोग जिसका मुफ्त में फायदा उठा सकते हैं, इसके बावजूद ये हालात है वहां पे। और खास तौर पे जैसे आपने बात किया साओ पाउलो की, तो साओ पाउलो शहर है या रियो जो वहां का रियो डी जेनेरो शहर है, ये शहर तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे भारत में मुंबई और दिल्ली है। वहीं उसी तरह के स्लम्स भी हैं, उसी तरह के वहां पे भी हाई राइज है। तो इस लिहाज से दोनों बराबर हुए। लेकिन चूंकि वहां की ब्राजील की हेल्थ सर्विसेज बहुत अच्छी है, जैसे आपने कहा, सब तक पहुंचती हैं, इसके बावजूद इतना बुरा हाल है। उसके दो कारण है। पहला कारण तो है कि जो संदेश सरकार की तरफ से दिया गया, खास करके फेडरल गवर्नमेंट है की तरफ से आया, राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो की तरफ से, उस संदेश ने बहुत ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पे पैदा किया। क्योंकि यहाँ पे ब्राजील में पहला केस हुआ फरवरी के अंत में, पहला केस हुआ इटली से, यहाँ पे इन्फेक्शन आया और जैसे जैसे केसेस बढ़ते गए लोग अस्पताल में पहुंचने लगे, ICU में भर्ती होने लगे। तो जो राज्य सरकारों ने कोशिश की कि उसको किसी तरह से कंट्रोल किया जाए, लेकिन यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इन्होंने इसका एक संदेश दिया कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई गंभीर समस्या नहीं है, इससे लड़ने की जरूरत नहीं है, मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। और वो खुद सड़कों पे जाते रहे, बेकरीज में जाते रहे, लोगों से हाथ मिलाते रहे, घूमते रहे, और उन्होंने पूरी कोशिश ये की कि किसी तरह से जो लोग इसको गंभीरता से ना लें। तो ये बहुत ही एक चिंता की बात है कि देश का राष्ट्रपति खुद इस तरह का संदेश दे रहा है कि आप इसको गंभीरता से न लें। दूसरी तरफ जो राज्यों के गवर्नर हैं वो कोशिश कर रहे थे हम इससे किसी से लड़ें, लेकिन जो ये मिक्स मैसेजिंग हो गई, जो दो तरह के संदेश, एक संदेश फेडरल गवर्नमेंट से आ रहा है और दूसरा संदेश राज्यों के गवर्नर से आ रहा है, उसमें बहुत कंफ्यूजन पैदा हो गया। और यहाँ पे थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे आप पता है कि लैटिन कल्चर है और जिस तरह का डिसिप्लिन, अगर सोशल डिसिप्लिन कहें, जैसे आप जापान में, साउथ कोरिया में या चीन में या थाईलैंड में देखते हैं, उस तरह का डिसिप्लिन नहीं है। लोगों बहुत ही मिलनसार लोग हैं, बाहर जाना पसंद करते हैं, एक दूसरे से मिलना पसंद करते हैं, फिजिकल कांटेक्ट का बहुत ज्यादा कल्चर है। तो इस तरह के कल्चर में जब ऐसी डबल मैसेजिंग हो गई, कंफ्लिक्टिंग मैसेज हो गए, एक संदेश सरकार की तरफ से आ रहा है कि इसको गंभीरता से ना लें, दूसरा संदेश गवर्नर दे रहे हैं कि इसको गंभीरता से लें, लोग बहुत कंफ्यूजन हो गए और उसमें लोग सड़कों पे जाते रहे, बाहर जाते रहे। पहली गलती तो ये हुई। दूसरी गलती ये हुई यहाँ पे कि यहाँ पे 4 महीने हो गए लेकिन लॉकडाउन नहीं किया गया। यहाँ पे सभी सरकारों ने, 28 राज्य हैं यहाँ पे, उन्होंने किया जिसको कहते हैं क्वारंटाइन। क्वारंटाइन का मतलब यह है कि स्कूल, कॉलेज, रेस्टोरेंट, बार सब बंद कर दिए, लेकिन किसी भी व्यक्ति के बाहर जाने पे पाबंदी नहीं है। मैं अगर चाहूं तो अपने घर से बाहर दिन में 10 बार जा सकता हूँ, उसको जाने पे कोई पाबंदी नहीं है। जिस तरह का लॉकडाउन ने भारत में देखा कि लोगों को एकदम घर में, क्या घर में रहें, बाहर जा नहीं सकते और सड़कों पर पुलिस लगा दी गई, उस तरह का लॉकडाउन यहाँ पे नहीं हुआ। तो लोग सड़कों पे घूमते रहे, एक दूसरे के घर जाते रहे,
मिलते रहे, फैमिलीज आपस में मिलती रही, और बहुत से लोगों ने इसका दुरुपयोग भी किया कि पार्टीज कर रहे थे, मिल रहे थे, गैदरिंग्स कर रहे थे। तो इन दो कारणों की वजह से, पहला तो संदेश सरकार की तरफ से गया, वो गलत गया, और फिर एक लॉकडाउन नहीं किया गया अच्छी तरह से। इन दोनों की वजह से आज ब्राजील इस स्थिति में है कि यहाँ की स्थिति बड़ी भयानक है। चलिए, इस मामले में भारत में स्थिति थोड़ी बेहतर है कि राज्य और केंद्र सरकारें और हमारे प्रधानमंत्री जी और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और एक रास्ते पर काम कर रहे हैं। ये एक अच्छी बात है। और आपने बताया कि क्या वहां पे हुआ, जो बड़ी गलतियां हुई, जो वहां पर इतना बड़ा वहां पे हालत इतनी बिगड़ चुकी है, इसके अलावा कुछ आपको और समझ में आता है जो हमको नहीं करना चाहिए इस देश में? देखिए, भारत में जो लॉकडाउन हुआ वो बहुत ही कहते हैं स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हुआ, बहुत जरूरी भी था उस तरह का लॉकडाउन करना। लेकिन अगर आप देखें, यूरोप में देखें, या हम साउथ कोरिया में देखें, या जापान में देखें, जिन्होंने अलग तरह का लॉकडाउन किया, लॉकडाउन करना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि अपना लॉकडाउन को आप खत्म कैसे करते हैं। एक तो ये जरूरी है, सही, लॉकडाउन करना किसी इस बीमारी का हल नहीं है। लॉकडाउन करने का केवल एक ही उद्देश्य होता है कि सरकार अपनी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको बढ़ा सके, अपनी टेस्टिंग बेहतर बना सकें, आप तैयारी कर सकें, आप अपने टेस्टिंग फैसिलिटीज को और बढ़ा सकें। यूरोप में हमने देखा शुरू में, जैसे कि स्पेन है, इटली है, उन देशों में लॉकडाउन का बहुत विरोध हो रहा था क्योंकि वहां पे भी एक लैटिन कल्चर है। लेकिन उन्होंने जब देखा कि हालात बिगड़ रहे हैं और इतना कठोर लॉकडाउन वहां पे किया कि लोग एक हफ्ते में एक परिवार से एक ही आदमी बाहर जा सकता था, और हमने उसका नतीजा भी देखा कि किस तरह से यूरोप में केसेस बढ़े और एकदम बेसलाइन पे नीचे आ गए। आज उनके शायद कुछ दर्जन केसेस हो रहे हैं। तो लॉकडाउन को करना, उसका पालन करना और उसको खोलना, धीरे धीरे खोलना, वो बहुत जरूरी है। और भारत में मेरे ख्याल से, जहां से मैं अगर देखूं तो चिंता की विषय है कि इतने कठोर लॉकडाउन के बावजूद भी केसेस बहुत बढ़ चुके हैं। इसके मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, और इसका मतलब है कि लोग लॉकडाउन का तो पालन नहीं हुआ, या इसका मतलब है कि जिस तरह से लॉकडाउन खोला गया है, बहुत सारे लोग सड़कों पे आ रहे हैं और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग नहीं हो पा रही है। हालांकि टेस्टिंग बहुत ज्यादा इंडिया में हो रही है, वो बहुत जरूरी है। शोभन, जो आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन, बिल्कुल लॉकडाउन एक जो है वो तरीका है और काफी कारगर तरीका है, और ये देखा भी जा रहा है कि लॉकडाउन जो है उससे इकोनॉमी पर बहुत भारी फर्क पड़ता है, और जो देश की इकोनॉमी है उस पर तो पड़ता ही है, जो लोगों की पर्सनल इकोनॉमी है उस पर भारी फर्क पड़ रहा है। दिख रहा है कि लोगों के पास खाने को नहीं है, लोगों की दुकानें बंद हैं, लोगों के पास घर के किराए देने को पैसे नहीं है। चूंकि भारत की इकोनॉमी पहले से ही जो है थोड़ा सा आईसीयू में जाने की तरफ बढ़ रही थी, तो और कोरोना और कोविड-19 ने उसका और हाल बुरा कर दिया। ब्राजील में चूंकि ये लॉकडाउन नहीं हुआ और लोगों का आप कह रहे हैं कि दुकानें बंद नहीं हुई, व्यापार बंद नहीं हुए, जिंदगी रोजमर्रा की चलती रही, तो क्या वहां पे इकोनॉमी पे कोई फर्क नहीं पड़ा है? नहीं, फर्क पड़ा है, जबरदस्त फर्क पड़ा है, क्योंकि ब्राजील में काफी बड़ी संख्या के लोग हैं जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। करीब करीब 30-40% लोग जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, वही सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हुए हैं। हालांकि करीब 70% जो इंडस्ट्री है वो काम कर रही है, जैसे कि मीट इंडस्ट्री है यहाँ पे, वो कभी प्रभावित नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह लॉकडाउन इंडिया में किया गया कि सब कुछ बंद कर दिया गया, वो यहाँ पे नहीं किया गया। दूसरी ये कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, उनको आप बहुत जल्दी सेवा से निकाल नहीं सकते। इस मामले में ब्राजील भारत से बेहतर स्थिति में है, क्योंकि यहाँ पे जो लेबर लॉ है वो वर्कर्स को काफी फेवर करते हैं। तो आपको अगर किसी वर्कर को निकालना है तो सरकार उनको करीब करीब 70% उनकी जो आय है वो सरकार दे रही है अपनी तरफ से, तो वो बचे हुए हैं। जो लोग प्रभावित हुए हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर के लोग हैं, जो सड़कों पर सामान बेचते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, छोटे बार चलाते हैं, छोटी दुकानें चलाते हैं, वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। लेकिन उनको भी सरकार की तरफ से करीब, अगर आप देखें डॉलर में, तो करीब $150-200 पर महीने लोगों को दिए जा रहे हैं, पर व्यक्ति, नॉट पर फैमिली, पर व्यक्ति सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। तीन बार दिए जा चुके हैं, अभी 3 महीने और दिए जाएंगे। तो लोगों के पास पैसा हाथ में पहुंच रहा है, और इससे वैसे खपत भी चल रही है, जो कंजम्पशन वो भी चलता रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर ब्राजील में
इस वायरस को कंट्रोल कर लिया। बड़ी समस्या यहाँ पे वायरस की है, इकोनॉमी की नहीं है। वायरस को कंट्रोल कर लिया तो आप इकोनॉमी को बचा सकते हैं, केवल इकोनॉमी को बचा के आप वायरस से नहीं बच सकते, ये मेरा मानना है। तो ये मदद सबको मिल रही है ना, मध्य वर्ग को, मिडिल क्लास को भी मिल रही है। जिसके पास इस वक्त जॉब नहीं है या जिसको आय का साधन नहीं उसको मिल रही है, और बहुत से अमीर लोगों ने भी इसका फायदा उठा लिया है। बहुत अच्छा शोभन, बहुत अच्छी बातचीत रही आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया, और बाद में मुझे दावत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अरुण। धन्यवाद। तो ये थे शोभन सक्सेना, ब्राजील के साओ पाउलो शहर से वरिष्ठ पत्रकार। जैसा उन्होंने बताया, बहुत कुछ ऐसा है जो हम अभी भी कर सकते हैं, और ये कोविड-19 का जो प्रकोप है इसको हम किसी न किसी तरह से काबू कर सकते हैं अगर हम कुछ सबक लें तो। हमने पहले लॉकडाउन तो किए, उसका पालन भी किया, लेकिन अपने मन से शायद नहीं किया। इसलिए किया क्योंकि सरकारों ने, प्रशासन ने लॉकडाउन घोषित किया था। इसीलिए लॉकडाउन से निकलने के बाद कुछ बहुत ख़ास असर नहीं हुआ, और उसके बाद हमारे यहाँ भारत में बहुत तेज़ी से जो संक्रमित लोग हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, और मौतों की संख्या में भी इजाफ़ा हो रहा है। दो वजह हैं इसकी। एक, लॉकडाउन जब किया गया था उस बीच जो तैयारियां होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, चाहे वो हेल्थ सिस्टम को लेकर के हो, चाहे वो टेस्टिंग को लेकर के हो, चाहे वो दूसरे मेजर्स को लेकर के हो। और दो, कि लॉकडाउन खुलते ही हमने सोचा कि एक जेल से मुक्ति मिल गई, भूल गए हम सब कुछ। मोदी जी का वो मंत्र कि 2 गज दूरी ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नियम कानून कायदे सब हम भूल गए। हमने माहौल उड़ा दिया उस लॉकडाउन का, और फिर रम गए उसी पुराने लाइफस्टाइल में। इसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है हमें, जैसे भुगत रहा है ब्राज़ील। तो हमें कुछ ब्राज़ील के जो गलतियां हुई हैं वहाँ, उससे कुछ सीखना चाहिए। अब भी वक्त है हम सुधर जाएं, हमें अपने आचरण में सुधार करना होगा, तो शायद बेहतर कल थोड़ा जल्दी आएगा। नहीं तो क्या होगा सोचिएगा। नमस्कार।